नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं कृषि विशेषज्ञों से, जिनसे हमें मिलती है फल फसलों संबंधी जानकारी और साथ ही साथ कृषकों और बागवानों के लिए चला जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी हमें मिलती है। ये जानकारी हमारे कृषक भाई बहनों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाती है। आज कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही योजना पर बात करने वाले हैं। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दलहन बीज परियोजना पर। क्या है ये परियोजना और कैसे हमारे कृषक भाई बहन इससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बीएन सिन्हा। डॉक्टर बीएन सिन्हा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिन्हा, जिस तरह से आज हम दलहन बीज हब परियोजना पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इस परियोजना का जो नाम है दलहन, जैसे हम दालों की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है ये योजना और आखिर इस योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारा देश वैसे तो कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, चाहे वो अन्न के उत्पादन में हो, दलहन में भी हो, तिलहन में भी हो। लेकिन दलहन में ऐसा देखा गया कि दलहन में जो हमारी उत्पादकता है दलहनी फसलों की, वो बहुत कम है। मतलब जो इसकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी जिस किस्मों की, तो उसकी काफ़ी कम है। तो इसके लिए क्या किया गया कि किसानों को इसका कारण समझ में आया, वैज्ञानिकों को, कि ये जो किस्म है ये अपनी पूरी उत्पादकता क्यों नहीं दे पा रही है। या तो तकनीकी जानकारी किसान के पास नहीं है या बीज की उपलब्धता नहीं है। तो ये दो बातों को ध्यान में रख करके मतलब ये शुरू किया गया। तो दूसरी बात जो है इसमें कि इसमें सीड का प्रोडक्शन करना, दलहनी फसलों का, उसका वितरण करना, डिसेमिनेशन, किसानों तक पहुंचनी भी चाहिए। हमने प्रोडक्शन तो कर दिया बट उसको पहुंचाना भी है, और फिर उसको स्टोरेज भी करना, इसको मार्केटिंग भी करना, उसका विपणन भी करना, ताकि किसान को इसके बीच में फ़ायदा भी हो। तो ये परियोजना सीड हब के नाम से शुरू हुई और ये 2016 में शुरू की गई। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, भारतीय खाद्यान्न जो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत बहुत ऐसी परियोजना थी जिसमें दलहनी फसलों का हम बहुत ज़्यादा आयात कर रहे थे। अभी भी हम पल्सेस प्रोडक्शन में टॉप में हैं जी, लेकिन हम खपत में भी टॉप में हैं। तो हमें जो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, खासकर अफ्रीकन कंट्री से जी। कुछ दालें ऐसी भी है जैसे जो हम अमेरिका को भी हम देते हैं और गल्फ़ कंट्री को देते हैं। तो ये सीड हब का मेन उद्देश्य था कि प्रोडक्टिविटी को वहाँ तक ले जाना जहाँ तक हम आयात ना करके निर्यात कर सकें जी। तो केंद्र सरकार की ये योजना हम कह सकते हैं कि मुख्यतः इस बात पर शुरू की गई कि हम प्रोडक्टिविटी में हायर स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकें जी, ताकि हमें आयात की ज़रूरत ना हो, हम निर्यात कर सकें। और इसमें एक मेन चीज़ था क्वालिटी बीज जी, कि क्वालिटी का भी ध्यान रखा गया साथ में। बीज जो है ना किसानों, क्योंकि बीज आप सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज आपने खेत में कर दिया, किसान सब कुछ करता है, बट अगर क्वालिटी सीड नहीं होगा, क्वालिटी सीड में होता है कि वो देखने में भी बढ़िया हो, मार्केटिंग में भी बढ़िया हो, डिजीज नहीं लगता हो, पेस्ट नहीं लगता हो, बीमारियों के प्रति थोड़ा सा उसमें रेजिस्टेंट पावर भी हो। तो इस तरह के जो किस्में थी उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना और फिर फार्मर को देना जी। बात की जाए जो ये योजना है, ये किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? ये परियोजना एक्चुअली कृषि विश्वविद्यालय, जो देश भर में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, और कृषि विभाग, इन दोनों का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल का कृषि विभाग और हिमाचल का कृषि विज्ञान केंद्र ऊना, जिसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये सीड हब पल्सेस यहाँ पे लाया गया। ये एक्चुअली ऐसा था कि फर्स्ट फेज जो शुरू हुआ था ये 2016 में, तो इसमें हर केवी के 150 केवी के आइडेंटिफाई किए गए थे कृषि विज्ञान केंद्र, ये पूरे देश में थे। हिमाचल में भी कृषि विज्ञान केंद्र को मौका मिला। तो चूंकि हिमाचल का वो एरिया जो लोअर बेल्ट है, वहाँ पे पल्सेस का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे एरिया, मतलब काफ़ी बड़े उस पर स्तर पे की जाती है किसानों के द्वारा। तो वहाँ पे चना और उड़द का इसका सीड प्रोडक्शन के लिए आइडेंटिफाई किया गया। इसमें सरकार जो है करीब 1 करोड़ एक मनी देती है जो किसान को से बीज बाई बैक करने के लिए, और 50 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर पर देती है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सीड हब के अंदर हर कृषि विज्ञान केंद्र में, जो 150 में बोल रहा हूँ ना, वो सभी कृषि विज्ञान केंद्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छा सा बिल्डिंग था जिसमें स्टोरेज था
पल्सेस को स्टोर करने के लिए, उनके बीज को, और दूसरा था कि जो हम सीड प्रोडक्शन करेंगे उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, क्योंकि क्वालिटी सीड का मतलब ये है कि किसान प्रोड्यूस तो कर रहा है बट उसका ग्रेडिंग करना ज़रूरी है। तो उसमें 50 लाख रुपया वहाँ दिया गया और 1 करोड़ सीड मनी के रूप में दिया गया कि किसान को आप प्रमोट करेंगे, किसान प्रोड्यूस करेगा, फिर आपके पास आएगा, आपने उसको ग्रेडिंग करना है, ग्रेडिंग कर करके किसान चाहे तो इसको कृषि विज्ञान केंद्र इसको खरीद सकता है, सीड हब जो यूनिट है, और फिर इसको गवर्नमेंट के थ्रू इसको सप्लाई कर सकता है। बट इसमें इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी था, तो कृषि विभाग इसमें इंस्पेक्शन का काम करता है, क्योंकि फील्ड में इंस्पेक्शन की क्वालिटी सीड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें गुणवत्ता मेंटेन करना, जैसे ब्रीडर सीड है जी। वो उद्देश्य इसमें है, वो कृषि विश्वविद्यालय का है। ब्रीडर सीड बनाना बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, सबसे अच्छी वैरायटी बनाई जाती है, 1-2 किलो शुरुआत में, जिस वजह से तो न्यूक्लियर सीड बोलते हैं, बट ब्रीडर सीड को हम लेके चलते हैं। उसके बाद फाउंडेशन सीड आता है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उसी वैरायटी को, फिर हम उसको सर्टिफाइड सीड बनाते हैं, वो बहुत बड़े क्वांटिटी में फार्मर के फील्ड में करते हैं, फिर उसको हम लेकर के आते हैं सीड हब में, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हम फार्मर को देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक चेन है, प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन तक। जी। तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं वो किसानों तक पहुंचे, और जैसे आपने कहा तभी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो पाएगी। देखिए, मैं तो किसान, क्योंकि ये परियोजना जब शुरू की गई थी तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई यही किया गया था कि क्वालिटी सीड किसानों के पास नहीं है। जी। जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि परंपरागत खेती या जैविक खेती की बात कई बार चलती है, आजकल बहुत चल रहा है इसकी बात, इसमें सीड हब का बड़ा रोल है। जी। पल्सेस को इंक्लूड करते हैं हम, ताकि जैविक खेती जो है वो अच्छी तरह से चल सके, उसको इंक्लूड करना पड़ता है, तभी जैविक खेती सफल होगी। सिर्फ सब्जी लगा के नहीं होगा, उस क्रॉप रोटेशन में या क्रॉपिंग सीक्वेंस में आपको पल्सेस डालना ही पड़ेगा। जी। आपने जैसे जैविक खेती की सर बात की, तो थोड़ा सा उसके बारे में और जानना चाहेंगे कि आज के समय में हम देखते हैं किसान जो है वो जैविक खेती की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और हम अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज़्यादा इसे ये किया जा रहा है कि इसी को फॉलो किया जाए। जैविक खेती का मैं तो यही बोलूँगा किसानों को, जैविक खेती परंपरागत खेती है जी। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत समझिए। जो हम परंपरागत में हम इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या लेके आए, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये 2 चीज़ें हटा दीजिए, जैविक खेती हो गया। जी। सिंपल चीज़ है। वैसे अब फर्टिलाइज़र क्या है ना कि फर्टिलाइज़र तो चाहिए पौधों को, अगर आप जो रिकमेंडेड क्वांटिटी अगर वो दे रहे हैं तब तो ठीक था, लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा देना शुरू कर दिया। और पेस्टिसाइड ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ज़रूरत नहीं थी तब भी स्प्रे करना शुरू कर दिया। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी थी कि परंपरागत खेती की तरफ हमें आने को मजबूर किया गया कि इतना जहरीला सब कुछ हो गया। देखने में तो खूबसूरत प्रोड्यूस जरूर मार्केट में आए, चाहे वो फूल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, बट उसमें केमिकल का लोड बहुत ज़्यादा था। इतना लोड था कि हम अगर उसको खाते हैं तो हमारी जनरेशन को भी लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल के बाद हमें कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक चीज़ें पैदा होती है। हो सकता है कि हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी हमें कैंसर क्यों हो रहा है। दिस इज़ द पेस्टिसाइड लोड। तो जैविक खेती तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो दलहन फसलें हैं उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? जैसे आपने फर्टिलाइजर्स की बात की, तो क्या इनकी कमी वहाँ पर है, एक हम अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं? इसमें मैं एक बात कहूँगा, दलहनी फसलों को उगाने में एक सबसे बड़ा जो रोल है, मतलब इसका क्वालिटी है, वो है इसमें नाइट्रोजन इसके जड़ में होता है बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मोस्टली चने में भी होता है, कई जैसे जिसमें नहीं होता है मटर में भी होता है, उर्द में भी होता है, या आपका अरहर में भी होता है जिसको हम तुवर बोलते हैं, तो ऐसे मसर में भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें नेचुरल नाइट्रोजन फिक्स करने की उसमें बैक्टीरिया होते हैं। या फिर हम सीड को कल्चर से ट्रीट करते हैं तो जब हम ट्रीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए यूरिया ही है, यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैरन लैंड जो बिल्कुल अनफर्टाइल लैंड है वहाँ भी आप दलहन फसलों को उगा सकते हैं। जहाँ पर जैसे आप कह लें कि इथोपिया है या अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड उतना फर्टाइल नहीं माना जाता है, उस क्षेत्र में भी दलहन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो दलहन को एक माना गया है कि अगर आपका कहीं कोई क्रॉप नहीं हो रहा है तो वहाँ पे दलहन लगा दीजिए तो होगा ही होगा। ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी।
जो ये आपकी परियोजना है सर, दलहन सीड हब जो है, जी। इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, चाहे हम पूरे भारत की बात करें और हिमाचल की भी बात करें? हिमाचल में तो मैंने आपको बताया चना और उड़द को लिया गया है। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत मात्रा में हम मसर का भी करते हैं और मूंग का भी करते हैं, खासकर गर्मी वाले मूंग का जी। और पूरे भारतवर्ष में बात करें तो चना, मसर, उड़द, उसके बाद मटर और आपका तुअर जिसको अरहर बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे आप कुल्थ भी बोल सकते हैं। कई जगह पे ऐसा है कि वो भी जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह या आपका मध्य प्रदेश वगैरह एरिया में उसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो कुछ जगह लेथाइरस भी है जिसको हम खेसारी भी बोलते हैं, उसका भी उत्पादन किया जाता है। तो वैसे तो दलहनी फसलें हमारी राजमा भी है, बट ये ज़्यादा इंक्लूड इसमें अभी नहीं किया गया है। मोस्टली हमारे देश से जो दलहन फसलों को भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है, वो चना और मसर ही है। जी। डॉक्टर सिन्हा, जब भी कोई योजना शुरू की जाती है विभाग द्वारा तो बहुत हद तक इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धि दे। तो क्या ये योजना भी उन्हें आर्थिक समृद्धि की ओर लेके जा रही है? इसमें एक पॉइंट मैं बोलूँगा जी। किसान को पैसा कैसे आता है? किसान को पैसा अपना प्रोड्यूस बेच के आता है जी। बस, और तो कुछ भी नहीं है ना। चाहे वो दूध उत्पादन कर रहा हो, चाहे वो सब्जियां उगा रहा हो, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, कुछ भी कर रहा हो, वेजिटेबल, तो बेचेगा मार्केट में तो पैसा आएगा उसको, और कोई सोर्स नहीं है उसके पास। तो हम उसका पैसा अगर बढ़ाना चाहते हैं, या सीड हब से उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको फ़ायदा ये होगा कि जो सीड, मान लिया जाए कि चना उगाया उसने, चना मार्केट में 50 रुपये किलो है, लेकिन जब हम इसको सीड के लिए बेचेंगे ना ग्रेडिंग करने के बाद, तो 100 रुपये 150 रुपये किलो तक जाएगा। ये गवर्नमेंट फिक्स कर देंगे। क्वालिटी सीड में ग्रेडिंग होता है, पैकेजिंग होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसकी स्टोरेज होती है, फिर टाइमली जहाँ पे पहुँचना चाहिए किसानों को, जिससे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसमें किट होते हैं 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, प्रॉपर ब्रांडेड थैला बनाया जाता है और ये डिपार्टमेंट को बेचा जाता है। तो ये किसानों को उपलब्ध हो, तो किसानों को जो चीज़ का प्राइस मिल रहा था, अगर वो चना ही हुआ था तो 50 रुपया, अभी उसको मिल रहा है 150 रुपया, 120 रुपया, 140 रुपया, तो ये फ़ायदा तो है ही। टू टाइम्स तो फ़ायदा उसको हो ही जाता है। दूसरा बात, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी बीज मिलेगा। तो जो 1 हेक्टेयर से मान लिया चने का प्रोडक्शन अगर 40 क्विंटल हो रहा है, तो वो इसलिए कि वो 60-70 क्विंटल भी हो सकता है जी। तो क्वालिटी बीट का फ़ायदा होगा जी। तो उसे लाभ ही लाभ है किसान को जी। जब हम किसानों के आर्थिक लाभ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारा उनके पास ऐसा समय होता है जब उनके पास कोई काम की, हम कह सकते हैं, कमी हो जाती है। अलग अलग फसलें अलग अलग समय में होती हैं, तो ऐसे में क्रॉप रोटेशन की बात भी हम करते हैं। तो क्या दलहन जो बीज है, इसके साथ साथ में, इस परियोजना के साथ साथ वो अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं? किसान, देखिए, दलहन में जब हम ग्रो करते हैं तो दलहन का जो, अगर कहते हैं अतिरिक्त आमदनी, एक तो आमदनी मैंने बोला कि सीड के रूप में आपने बेचना है, जो किसान इससे जुड़ेंगे कैसे? पहले तो ये जुड़ना है, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़िए, कृषि विभाग से जुड़िए, फिर उनको बोलिए कि मैं सीड प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, फिर आपको रास्ता बताएंगे, फिर वहाँ से आपने सीड प्रोडक्शन का पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रॉपर होता है, फिर वो जितने एरिया में लगाना चाहें वो लगाएंगे। जो प्रोड्यूस होगा वो कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट बनी हुई है 30-40 लाख की, उसको प्रोसेस करेगा, पैकेजिंग करेगा, सब कुछ करके देगा आपको खरीद भी लेगा। अगर आप चाहें कि कृषि विज्ञान केंद्र को ही बेच दें तो आप वहीं पर भी बेच सकते हैं। अगर छोटे किसान हैं, सीमांत किसान जिसको हम बोलते हैं, वो FPO बना करके, फार्मर, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, दलहन फसलों के ऊपर एक हब बना, एक ग्रुप बना ले आइसोलेशन में, और वो फिर वहाँ पे पर्टिकुलर कोई क्रॉप ले, जैसे चना ही उगाना है, मसर ही उगाना है, तो उसके बाद मूंग ही उगाना है या उड़द ही उगाना है, तो अपने एरिया के अनुसार उसका सीड वहाँ पे ग्रो करें, और जो सीड प्रोड्यूस हो जाए तो वो फिर अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र को दें, जो सीड हब चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अभी सारे KVK को उपलब्ध नहीं है, अभी सिर्फ 750 की KVK है, उसमें से सिर्फ 150 KVK को ये अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 150 जिलों को। तो भारतवर्ष में जितने ज़िले हैं उतने KVK हैं, लेकिन अभी सिर्फ 150 जिलों को ये सुविधा मिल रही है।
जी। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हर केवीके में ये सुविधा उपलब्ध हो, जिससे कि हर किसी को लाभ मिल सके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने किसानों की बात की कि वो इससे जुड़ सकते हैं, और इसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे और साथ ही साथ कुछ दस्तावेजों की भी उन्हें ज़रूरत रहेगी, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। दस्तावेज तो ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ता है। ज़मीन तो लैंड, ओबियसली आपके पास दो तरह की लैंड होती है, एक तो अपनी है, ओन लैंड है, और या आपने किसी से पर टाइम के लिए फॉर लीज पे लिया है। तो दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं। आप उनको बताना है कि मैं इस ज़मीन पे 50 कनाल, 10 कनाल या 1 एकड़ 2 एकड़ में मैं दलहन लगाना चाहता हूँ, और सीड प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि जब सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो साइंटिस्ट की निगरानी में होगा। वहाँ पे साइंटिस्ट टाइम टू टाइम विजिट करेंगे, पहले बिजाई के समय, फिर इन बिटवीन क्रॉप जब पूरी तरह से फैल जाता है, और जब बीच में अगर पॉड लगने लगे, फलियां लगने लगे उस समय, और लास्ट में हार्वेस्टिंग के समय। तो इंस्पेक्शन जरूरी है। दूसरा, आइसोलेशन डिस्टेंस। कौन सी वैरायटी ऐसी है, जैसे कि वैज्ञानिक खुद ही बताएंगे कि जो आप वैरायटी लगा रहे हो दूसरी वैरायटी से कितनी दूर होनी चाहिए, नहीं तो उसके क्रॉसिंग हो जाती है। तो पल्सेज में कई ऐसे भी हैं जिसमें क्रॉसिंग हो जाती है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस भी रखना पड़ता है। फर्टिलाइज़र कितना देना है आपने, रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र अगर आपने देना है, आपके मिट्टी का टेस्ट होगा, कितना फर्टिलाइज़र आपने डालना है, कब डालना है। सीड का ट्रीटमेंट होगा, किससे, राइजोबियम वगैरह से, जो बैक्टीरिया उसके बीज को लगाने के समय वो ट्रीट करके लगाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में जा करके जब इसका प्रोड्यूस होगा तो उसको ग्रेडिंग के लिए बोलेगा कि इसको हार्वेस्टिंग करो, थ्रेशिंग करिए, और सीधा केवीके को ग्रेडर में ले आइए। यहाँ पर आपको क्वालिटी सीड एक जगह हो जाएगा, और जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए और बी को माना जाता है कि दोनों सीड के लिए उसका सीड टेस्टिंग होता है। वहीं पे उसका मॉइस्चर कंटेंट देखा जाता है, उसमें कितना मॉइस्चर है, और फिर उसको क्वालिटी सीड मांगे कितना उसमें मॉइस्चर, उसको लाया जाता है, मतलब जैसे धूप में सुखा करके। फिर उसकी पैकेजिंग होती है, ब्रांडिंग होती है कि कौन एजेंसी इसको प्रोड्यूस कर रही है, और इसका वेराइटी का नाम कितना है, कितना इसमें मिक्सचर है। तो ये सारा कुछ उसमें लिखा होता है। मैं जी डॉक्टर सिन्हा, जब हम सीड परियोजना की बात करते हैं तो किसानों के मन में ये प्रश्न ज़रूर आता है कि ये योजना किन लोगों के लिए है। क्या सीमांत किसान या बड़े किसान, छोटे जो भी किसान हैं, सबके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि ये योजना क्या किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए है। तो इसके बारे में भी बताएं। मैं आपको बताऊं, हिमाचल में आप जानते होंगे कि कनक जो है, गेहूँ की खेती बहुत ज़्यादा होती है जी। नीचे से लेकर के ऊपर क्षेत्रों तक की होती है। लेकिन आप जानते हैं कि जो कुछ एरिया ऊना का है जहाँ वीट का सीड प्रोडक्शन किसान करता है जी। जो सीड बेचता है 20 रुपये किलो मार्केट में, वो वहाँ उनको खरीदा जाता है 50 रुपये किलो। इस तरह से कुछ होता है, डबल या ट्रिपल प्राइस होता है जी। तो मैं ये कहूँगा सीमांत किसान नहीं, दोनों किसानों के लिए। अगर आप बहुत बड़े किसान हैं, मान लिया कि 50 एकड़ वाले हैं, और आप चाहते हैं कि सीड प्रोडक्शन करें, आप जा सकते हैं बिल्कुल कि मैं इतना एरिया में सीड प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। बायोएक सिस्टम है, इसीलिए मैंने बोला ना 1 करोड़ रुपया हर केवीके को दिया गया है। वो उनका एक अलग अकाउंट है। वो क्या करना है कि जैसे किसान मान लिया कि 50 क्विंटल लाया जी। क्वालिटी सीड उसमें से 30 क्विंटल निकला, बाकी 20 क्विंटल उसका लौट जाएगा जी। तो 30 क्विंटल का पैसा सरकार तुरंत दे देगी, केवीके दे देगा। बाकी वो 30 क्विंटल को अब केवीके कैसे बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो जो सीड मनी है वो चला गया किसान को, जो पैसा 1 करोड़ था उसमें से। फिर जब वो बिकेगा, जैसे डिपार्टमेंट लेगा या कुछ भी लेगा, तो वहाँ से जो पैसा आएगा वो फिर उसी अकाउंट में जमा होगा। तो एक तरह से ये मल्टीप्लाई भी होता रहता है, और बाईबैक सिस्टम से किसान को तुरंत, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जैसे ही उसको बेचा, जैसे हम लोग किसान यही चाहता है कि जैसे मैं बेचूं सेम टाइम में मेरे को पैसा आ जाए। तो इसमें ये सुविधा है। और क्वालिटी की बात है, और दूसरी बात है कि आपका एक नाम भी होता है कि आप क्वालिटी सीड प्रोड्यूसर हो। गवर्नमेंट इसको भी आइडेंटिफाई करती है कि ये आदमी जो है, ये किसान जो है, इसको सब कुछ पता है क्वालिटी सीड कैसे प्रोड्यूस की जाती है। और उसमें थोड़ा सा ये होता है कि उसमें साइंटिस्ट डिपार्टमेंट, बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। सभी को इसमें सभी जा सकते हैं फार्मर के फील्ड पे जहाँ पर ये सीड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो दोनों किसानों के लिए है, सीमांत के लिए भी और लार्ज किसानों के लिए भी जी। तो डॉक्टर सिन्हा, हम कह सकते हैं कि इस पूरी परियोजना को अगर इससे जुड़ना चाहते हैं किसान, तो उन्हें इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। तो क्या उनके अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं? इनके देखिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है, जैसे मैंने बोला ऊना डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र ऊना जो रामपुर में स्थित है, वहाँ पे सीड हब परियोजना
16, 17, 18 से शुरू हुआ, करीब फर्स्ट फेज में आ गया था। वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह में टाइम लगा थोड़ा, सीड हब परियोजना। नाउ इट इज़ टोटली फंक्शनल चल रहा है। वहाँ पे वैज्ञानिक वहाँ पे होते हैं, सब कुछ होता है। कृषि विज्ञान केंद्र का अपना भी ज़मीन है, वो उस पर भी सीड प्रोडक्शन करते हैं वो। तो जो अगर किसान करना चाहे तो डिस्ट्रिक्ट के किसान कृषि विज्ञान केंद्र जाएँ या कृषि विभाग में जाएँ, दोनों हर जगह में होता है। कृषि विज्ञान हर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन हिमाचल के बाकी 11 जिले जो हैं उसमें अभी सीड हब परियोजना नहीं है जी। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ ऊना डिस्ट्रिक्ट को अभी अवेलेबल है। और बाकी स्टेट में जितने हैं वो करीब 100, मैंने बोला आपको 150 के करीब केवीके हैं, वो इन्वॉल्व हैं। तो ऑलमोस्ट उसमें राज्य के कृषि विश्वविद्यालय भी हैं और ICAR के जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको भी लिया गया है इसमें। जी डॉक्टर साहब, जो ये आपकी सीड हब परियोजना है, इसके अंतर्गत किसानों को यदि तकनीकी प्रशिक्षण की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो हर चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे आपने कहा बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें, तो ऐसे में ये प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाता है? एक तो प्रशिक्षण ऐसा होता है कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र को इसीलिए चुना गया कि हर कृषि विज्ञान के पास 15 हेक्टेयर से लेकर 19 हेक्टेयर के बीच में अपना लैंड होता है। ये सरकार ने जब केवीके बनाया था, जब इसकी स्थापना हुई थी हर केवीके, तो उसमें उनको रिसर्च, एक्सटेंशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लैंड दिया गया था। ये सब जगह ही है। तो इसकी डेमोस्ट्रेशन वहाँ लगाए जाते हैं, तो किसान वहाँ विजिट करते हैं, डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होती है, तो किसान को वहाँ डेमोस्ट्रेशन में बताया जाता है। तो पल्सेस का जो ट्रेनिंग है वो ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग है, वो वहाँ पर भी दी जाती है। मोस्टली पल्सेस जो होती है वो रबी की फसल है जिसमें कनक लगता है, तो रबी की फसल है। वैसे कुछ फसलें ऐसी भी है जो गर्मी में लगती है, जायद में फसलें, जैसे हम उर्द लेते हैं या हम मूंग लेते हैं। तो ये चना जो है, खास करके चना और मसर, ये हम मोस्टली रबी में लेते हैं। तो किसानों को सीधा अप्रोच करना चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र को, वहाँ आए। इसमें 4-5 चीज़ें हैं। पहला, क्वालिटी बीज कहाँ से मिलेगा जी। ट्रेनिंग उसके पहले मुझे ट्रेनिंग दी जाए, कैसे सीड प्रोडक्शन करना है, आइसोलेशन डिस्टेंस कौन सा रखना है, कौन सी वैरायटी आप जो हम बोलेंगे वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है जी। किसान अपने मन से कोई बोलेगा ये वैरायटी मेरी तो अच्छी है जी। नहीं, हम आपको बताएंगे कि ये वैरायटी यहाँ के लिए सूटेबल है, इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, इसमें कीट और बीमारी कम लगती है, तो आप इस वैरायटी को लो। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र का एक मेन मतलब कह सकते हैं ट्रेनिंग का वो भी है, मोटो भी है कि इसको करना ही करना पड़ेगा डेमोस्ट्रेशन लगाने से पहले। फिर उसके बाद किसान को बीज उपलब्ध करवाना, क्वालिटी बीज कितने एरिया में लगा रहा है। फिर सोइंग के लिए पर्टिकुलर टाइम पे सोइंग करना, वो बहुत ज़रूरी है, टाइमली सोइंग। इरिगेशन कितना देना है, फर्टिलाइज़र कितना देना है, आपने मिट्टी टेस्ट करवाया कि नहीं, और लास्ट में हार्वेस्टिंग। तो ये सारे चीज़ आपको करने पड़ेंगे जी। ये है प्रोसेस एक्चुअली सीड हब से जुड़ने का जी। तो इस प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है हम अच्छे प्रोडक्टिविटी भी ले सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा बीज और एक अच्छी दलहन जो है हमारे पास आ सकती है। 2 चीज़ें होगी जी, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। और अल्टीमेट क्या होगा उससे, जब क्वालिटी अच्छी होती है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी तो किसान को पैसा ज़्यादा आएगा जी। ओबियसली आप क्वालिटी, आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी, ये एप्पल देखने में खूबसूरत है तो हम सबसे पहले उसी को देखने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, तो हम उसका प्राइस अगर 300 भी है तब भी हम सोचते हैं कि नहीं यही लेना चाहिए। तो दैट इज़ अ थिंग कि अगर क्वालिटी सीड, वो होता क्या था ना, किसान पहले भी प्रोड्यूस करता था बट ग्रेडिंग नहीं थी उनके पास। जो ग्रेडिंग की सुविधा है ना, ग्रेडिंग मशीन होती है जो हम सीड को हम ग्रेड करते हैं, तो ग्रेडिंग के बाद ये इसकी क्वालिटी वैसे भी इम्प्रूव होती है जी। यदि हम इसके फ्यूचर को देखें, इस परियोजना के बाद दलहन के क्षेत्र में हम इसका फ्यूचर देखते हैं तो क्या किस तरह का आप देखते हैं, और साथ ही साथ इसकी महत्वता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? ये जब कहते हैं ना कि जब तक मानव सभ्यता रहेगी भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं ना कि 2 इंडस्ट्री कभी नहीं बढ़ेगी, एक पहला तो है खाने वाला किसान, उसको उगाना ही पड़ेगा, जो कोई भी किसान बन जाए चाहे वो कैसा भी हो, और दूसरा होटल, यहाँ रेस्टोरेंट में खाना बनेगा, हर मतलब सुबह के लिए आपको मतलब 4 टाइम का मील आपको चाहिए, उसमें कुछ हो चाहे नहीं, पल्सेस ज़रूर होगा, तो इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। और पल्सेस हमारी ज़रूरत है, आज के भविष्य इसका बहुत ही ब्राइट है। अभी भी हम क्वालिटी सीड सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं, जितना सीड हमको प्रोड्यूस करना चाहिए उतना अभी नहीं हो पा रहा है, जितना हो रहा है हम किसानों तक पहुँच जा रहे हैं, बट किसानों को इसका डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है
जी जी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप किसानों को कि किस तरह से वो इस योजना से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें? किसान भाइयों, मैं तो अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो ऊना डिस्ट्रिक्ट के किसान अगर देख रहे होंगे तो मैं उनको बोलूँगा कि कृषि जो सीड हब परियोजना है, खासकर दलहन के ऊपर ही चालू की गई थी और ये पूरी तरह से चल रही है। तो आप सीड हब से जुड़ सकते हैं। जैसे आप बीट का सीड प्रोडक्शन करते हैं, वैसे आप दलहन फसलों का भी सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। बस आपको इसके गाइडलाइंस को देखना पड़ेगा। वो आपको वहाँ के वैज्ञानिक, आपको नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी है वो आपको बताएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि किसानों को ये ऐसी फसल है ना जिसमें बहुत कम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगता है। जी। सीड रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं मानता हूँ कि जैसे चना ही है, 40 किलो से लेकर के 100 कोई किलो पर हेक्टेयर तक लग जाता है। लेकिन एक चीज़ मानिए कि जो इसका जो सीड है वो बिकता भी बहुत। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक आप स्टोरेज भी कर सकते हैं। जी। और जब सीड के लिए प्रोड्यूस करेंगे आप तो आप कृषि विज्ञान केंद्र को दीजिए, वहाँ ग्रेडिंग करवाइए, उनको पैकिंग कीजिए, पैसा लीजिए, घर जाइए। जी। सो ईजी है। बट लोग इसका फ़ायदा अभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग फ़ायदा नहीं, लोग चूज करते हैं। जी। और किसी भी क्रॉप में क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी क्रॉप रोटेशन में आप देखिए उसमें दलहन का जरूर इंट्रोड्यूस होगा। जी। तो एक दलहनी फसल आप ज़रूर लीजिए किसी भी पूरे साल में, जो भी कोई क्रॉप लेते हैं एक दलहनी फसल, ताकि आपकी मिट्टी जो है वो उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहे, फर्टाइल रहे और लंबे समय तक वो उत्पादन देते हैं। कहते हैं कि जिस खेत में दलहन उगाओगे ना, उस खेत में खाद, अगले सीजन वाली क्रॉप को खाद देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा माना जाता है। जी। जी जी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये परियोजना है ये हर तरह से हमारे किसानों को आर्थिक लाभ की ओर लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सिन्हा, आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने सीड हब परियोजना के बारे में हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने बात की दलहन बीज परियोजना पर कि किस तरह से किसान इस परियोजना से जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।